सभी को नमस्कार। बहुत स्वागत है आप लोगों का शिक्षण मजबूत की नई क्लास में। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली क्लासेस में देख लिया था हम लोगों ने क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को, और आज बात होगी एडवर्सेटिव कंजंक्शन की। तो क्या होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। एडवर्सेटिव, क्यूमुलेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया था। अल्टरनेटिव का मतलब होता है जब कोई चीज़ विकल्प में दी जाए, ठीक है। वैकल्पिक कंजंक्शंस का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से बनाते हैं। एडवर्सेटिव का मतलब था विरोधाभास दर्शाने वाले। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब था कि हम जोड़ने वाले कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, और इलेटिव का मतलब निष्कर्षात्मक या परिणाम सूचक। तो इस तरीके से हमने अपनी कल बातें की थी, जिसमें से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए शुरुआत की थी, और उसके बाद अब हम लोग आ चुके हैं अपनी नई सीरीज़ पर। और ये जो हमारी क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की सीरीज़ चल रही थी वो कल होकर समाप्त भी हो गई थी, और उसका प्रैक्टिस भी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से कराया था। और आज हम चल रहे हैं अपना सेकेंड जो पार्ट है, इसको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। उसके सहायता से हम अपने सिंपल सेंटेंस को किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे, वो आज हमें देखना है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा जो सेशन है वो चलने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से आज की जो क्लास है वो आप लोगों तक पहुंचाई जानी है, और आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और अपनी बोर्ड की जो तैयारी है उसके लिए आप इसके साथ प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही साथ जो सिंथेसिस का जो पोर्शन है वो आपके यहाँ जो चल रहा है क्लासेस में, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और उसको डीप नॉलेज के साथ अपने पास अच्छे से मतलब उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड वाले जो हमारा नया कंजंक्शन था, जिसका नाम है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जितना भी विरोधाभास दिखाया जाता है कि वो अमीर था फिर भी वो खुश नहीं था। अब देखिए, अमीर होने से अमूमन अंदाज़ा लगाया जाता है कि अमीर इंसान खुश ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो अमीर होने के बाद भी खुश नहीं हैं। तो ये विरोधाभास की श्रेणी दिखाता है और विरोधाभास के प्रकार को बताता भी है। तो इस तरीके से जो हम शुरू कर रहे हैं अपना वो टॉपिक, वो बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्पल पर आधारित है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जो है अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति गरीब है फिर भी वो खुश है। तो कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें जो हैं होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऐसा कोई विरोध दर्शाने वाला सेंटेंस अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में या बोर्ड में आता है तो आप उसको किस तरीके से करेंगे, उसी पर आज हमें विशेष चर्चा आपके साथ करनी है। तो लिखा हुआ है बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन। देखिए, इसको कहते हैं विरोधाभास दर्शाने वाले। तो देखिए कैसे विरोध हम दर्शाएंगे। जब हमें कोई बात विरोध में कहनी होती है तो हम क्या अमूमन किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जैसे वो गरीब है फिर भी वो खुश है, लेकिन वह खुश है। इस तरीके से सेंटेंस में हम अपने कंजंक्शन का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें तो के बावजूद, है ना, इस तरीके से। तो देखिए क्या हो रहा है। बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी विरोधाभास दर्शाना है हमें, और हमारे पास इसकी कुछ कंजंक्शंस हैं जिनका मोस्टली उपयोग किया जाता है सेंटेंस बनाने में। पहला है बट, दूसरा है येट, बट लेकिन, येट फिर भी, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस और वेयरएज। इन सब का प्रयोग जो है फिर भी के हिसाब से किया जाता है। फिर भी इस तरीके से सारी जो कंजंक्शंस हैं वो उनका हिंदी में मतलब हम फिर भी से लेते हैं, ठीक है, फिर भी। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनता है उसको हम इन सेंटेंसेस के इन कंजंक्शन के माध्यम से बनाते हैं। तो हम जान गए हैं कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या है। विरोधाभास दर्शाने वाले जो कंजंक्शंस होते हैं उनको इस तरीके से, ये जो कंजंक्शंस हैं ये जब भी कोई विरोधात्मक बात होती है यानी एक दूसरे के विपरीत बात कही जा रही होती है, तब हम इन कंजंक्शन के माध्यम से इसको बनाते हैं। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल क्या कहा जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग विनर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट, डिस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, ये सब जो भी कंजंक्शन होते हैं इन सब का मतलब होता है के बावजूद या के बजाय, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग विनर यानी विजेता होने के बावजूद, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, विजेता होने के बावजूद। अच्छा, थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज पे भी अपना काम करेंगे आज। प्रीवियस नॉलेज मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा याद रखेंगे कि जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा तो आपको एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी। ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा तो आपको एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी, जबकि आप कंजंक्शन के माध्यम से जब उसको कंपाउंड में चेंज करेंगे तो वही एक फाइनाइट वर्ब किस में बदल जाएंगी, दो में। देखिए, मेनली जो होता है सेंटेंसेस में दो ही मेन वर्ब होती हैं। दरअसल ऐसा है कि जो पहली मेन वर्ब होती है वो पार्टिसिपल
जेरेंड या इन्फिनेटिव का रूप लिए होती है, तो हम लोग पहचान नहीं पाते कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें जो मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या ये वही है। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप सभी लोग अब धीरे धीरे प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करते करते यहाँ तक इस स्थिति में आ चुके हैं कि अब आपको थोड़ा सा जो मेजर चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं, वो समझ में आने लगी हैं। क्या कि जैसे यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ बीइंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जेरेंड है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, सभी लोगों को पता है। पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, ये दोनों तीनों चीज़ें क्या होती हैं, ये इनफाइनाइट होती हैं, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब है जो ना तो टेंस बताए, जो ना पर्सन बताए, और जो ना तो जेंडर बताती है, नंबर बताती है। नंबर, पर्सन और टेंस अगर ये वर्ब्स नहीं हमें बता पाती तो हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं बता पाती, पर्सन, नंबर और टेंस। अगर इस तरीके से वर्ब कोई हमारे सामने है जो इन सबको नहीं बता पा रही है तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जो भी वर्ब हमें टेंस, नंबर और पर्सन बताती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग विनर यानी विजेता होने के बावजूद ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, उसे इनाम नहीं मिला या उसे इनाम नहीं दिया गया। अब देखिए, उसका सम्मान नहीं किया गया। ये सिंपल सेंटेंस है, थोड़ा सा सिंपल देखिए बहुत जल्दी भागने की आवश्यकता नहीं है। एक एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से, बहुत तल्लीनता से समझिएगा, क्योंकि सिंथेसिस की जो सीरीज़ होती है वो बहुत लंबी भी चलती है। और अगर हम जल्दी सोचेंगे, निपटा लें और ये हो गया, तो इस तरीके से हमारे अध्ययन का कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड। अब देखिए, ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, अब यहाँ पर जो वॉज लगा हुआ है वो तो फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हर चीज़ मैंने पहले से नोट कर दी है ताकि आपका समय बचे। ठीक है, समय बचेगा तो सीधी सी बात है आपके अध्ययन में उतनी ही तेज़ी आएगी। तो क्या लिखा हुआ है, वॉज जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब? इसलिए क्योंकि वो टेंस बता रही है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, क्या बीइंग से हमें पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है? नहीं पता चल रहा है। और एक सेकंड, बीइंग होने के बावजूद, कितने बच्चों को पता है कि जब मैंने इन्फिनेटिव आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था तो इन्फिनेटिव के बारे में मैंने बताया था कि ना, नी, ने और के लिए, ये जो चीज़ें होती हैं ये किसके बारे में बताती हैं? ये इन्फिनेटिव के बारे में बताती हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता, और सारा कार्य आपके हाथ में है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग विनर, क्या होने के बावजूद, विजेता होने के बावजूद उसे पुरस्कार नहीं मिला या उसको सम्मानित नहीं किया गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, ये जो वॉज है ये फाइनाइट वर्ब है, और ये जो बीइंग लगा हुआ है ये नाउन का काम करने की। हमने कहा था जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर किसका काम करे, नाउन का काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जेरेंड। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ ये क्या लगा हुआ है? ये प्रीपोजिशन लगी हुई है। एक एक चीज़ मैंने बोर्ड पर नोट कर दी है ताकि आप लोग क्लास के बाद में भी इसको अच्छे से देख के जो है वो नोट कर सकें अपने पास। ठीक है, हर एक चीज़ जो एक चीज़ जो स्टूडेंट के पास होनी चाहिए वो मैंने एज अ स्टूडेंट ही इस चीज़ को यहाँ पर आपको बताने की प्रयास किए हैं। अब देखिए ध्यान से, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? वो विजेता बना और फिर भी उसको जो है रिवॉर्डेड नहीं किया गया, यानी उसे इनाम नहीं दिया गया, पुरस्कार नहीं दिया गया। अब इस चीज़ को मैंने बनाया कैसे? आंसर में देखिएगा ध्यान से, ही वॉज विनर, वो क्या था? वो विजेता था, बट लेकिन ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड बन गया। हमें छोटी सी कंजंक्शन लेनी और बात हमारी समाप्त। ये जो कंजंक्शन की सीरीज़ चल रही है ना, इतनी सरल है कि अगर आप धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझते चले जाएँगे तो बहुत कम समय में आपको सारी चीज़ें आ जाएँगी। ठीक है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है, माइंड ओपन रखना है और कोशिश करनी है कि इधर-उधर की बातों पे हमारा ध्यान ना जाते हुए सिर्फ़ हम यहाँ पर अच्छे से उस चीज़ का अध्ययन करें जो हमें चाहिए। ओके? तो अब देखो क्या कह रहे हैं, ही वॉज़ विनर, वो क्या था? वो विजेता था, बट लेकिन ही वॉज़ नॉट रिवॉर्डेड, उसे कोई पुरस्कार नहीं मिला या नहीं दिया गया। अब ध्यान सुनिएगा, ये कैसा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड। पहले सिंपल था। अच्छा सर, कंपाउंड तो आपने बना लिया, पहचान क्या है? देखो, यहाँ पर वॉज़ और यहाँ पर वॉज़, अब दो फाइनाइट वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? बस इस चीज़ को जिसने सीख लिया काम हो गया। सिंपल सेंटेंस में हमें जेरेंड मिला, पार्टिसिपल मिला और इन्फिनेटिव और ना जाने क्या-क्या चीज़ें, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक ही रही। और ये बात कल विशेषता आपको बताई भी गई थी। और जैसे आप उसको कंपाउंड में चेंज करेंगे, एक मेन वर्ब की कितनी वर्बें हो जाएंगी? 2 वर्बें हो जाएंगी। और जब 2 वर्ब हो गई तो हम आराम से अपना सेंटेंस को फॉर्म कर लेंगे। कैसे? ही वॉज़ विनर, वो कैसा था? वो विजेता था, बट लेकिन ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, लेकिन उसे पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ध्यान से, देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, ही वॉज विनर, वो विजेता था, हाउएवर, फिर भी, ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, उसे पुरस्कार नहीं मिला या उसका सम्मान नहीं किया गया, ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब
दोनों ही चीज़ें इस प्रकार की बात कह रही हैं। विजेता होने के बावजूद भी उसे इनाम नहीं मिला, या उसे सम्मान नहीं दिया गया, या उसे पुरस्कार नहीं दिया गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं कि नहीं, बस यही तो हमें सीखना था। एडवर्सिटिव कंजंक्शन में दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे विपरीत हैं सर? विनर व्यक्ति होगा तो उसको इनाम तो देना ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो ये दोनों बातें विपरीत नहीं हो जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति हार गया हो और तब उसे पुरस्कार ना मिले तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीता है, विनर है, उसके बाद भी उसे पुरस्कार नहीं मिलता है तो कैसे समझ में आएगा? तो ये दोनों बातें एक दूसरे के क्या हो गई? विपरीत। और जैसे ही दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हुई, क्या हो गया? अब ध्यान सुनना, फिर भी या लेकिन, दो ही शब्द हमारे पास बचे, और हम इन कंजंक्शंस के माध्यम से अपने सेंटेंस को फॉर्म कर लिए। तो कितने बच्चों को बात समझ में आई है? अच्छे से आई? तो देखो यहाँ लिखा हुआ ही वॉज विनर बट ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, या ही वॉज विनर हाउएवर ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड। अब दोनों ही सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर भी वॉज, यहाँ पर भी वॉज, एक फाइनाइट वर्ब भी हो गई और दूसरी वाली फाइनाइट वर्ब वॉज हो गई। क्लियर है सबको? ये चीज़ें हैं जिसको हमें बारीकी से ध्यान देना है। और देखिए कितनी सरलता से यही सेंटेंस अगर आ जाता है कंपाउंड बनाने के लिए, अच्छे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये कैसे बनेगा यार, कुछ भी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पास रखी हुई थी, हमने उन्हीं की सहायता से हमने अपना नए सेंटेंस को कंपाउंड बना के फॉर्म कर दिया। क्लियर है? तो ही वॉज विनर बट ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, ये पहला कंपाउंड बन गया। और अन्य तरीके से बनाना चाहें तो ही वॉज, मैंने दूसरा तरीका भी लिख दिया, ही वॉज विनर हाउएवर ही वॉज नॉट रिवॉर्डेड, ये भी कंपाउंड आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिएगा ध्यान से, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ रिचेस, ध्यान दीजिएगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ रिचेस, संपत्तियां होने के बावजूद, बहुत सारी संपत्ति होने के बावजूद, ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो बिल्कुल साधारण जीवन जीता था। ठीक है, ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो बिल्कुल साधारण जीवन जीता था। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले से अपने माइंड में क्या सेट रखना है कि सर सिंपल सेंटेंस बन रहा है तो निश्चित रूप से हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। चेक कर लो, यकीन नहीं होता तो। इन स्पाइट ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, सबको पता है, के बावजूद। हैविंग, अब देखिए हैविंग माने होना। ठीक, अब यहाँ पर जो हैविंग है वो किसका काम कर रहा है? जेरेंड का। संपत्तियां थी ना ये चीज़, तो हैव, अब उसके बाद आईएनजी लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा के हमने नया सेंटेंस, मतलब नई फॉर्म क्या बना दी? जेरेंड की। काम किसका कर रही है? नाउन का। तो हैविंग अ लॉट ऑफ रिचेस, बहुत सारी संपत्ति होने के बावजूद, ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो बहुत साधारण जीवन जीता था। अब थोड़ा सा देख लें इसमें फाइनाइट वर्ब क्या है, फिर हम इसकी हिंदी सोचें। अब देखिए यहाँ पर लिव्ड लिखी हुई है, आप सभी लोग जानते हैं जीरेंड जो होती है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि ना तो टेंस बताती है, ना तो नंबर, ना तो पर्सन। अब जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई तो इसके आगे वाले सेंटेंस में देखिए कॉमा लगा के जो सेपरेट किया गया है, ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, एक साधारण जीवन जीता था। तो यहाँ पर जो लिव्ड है वो क्या बता रही है? पास्ट इंडेफिनिट को। और जो चीज़ पास्ट इंडेफिनिट को बता रही है वो क्या है? जल्दी बताइए। फाइनाइट वर्ब है। वो वर्ब कैसी है? फाइनाइट वर्ब है। तो अब हम क्या कहेंगे? बहुत सारी संपत्तियां होने के बावजूद ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो साधारण जीवन जीता था। सोच के देखो, संपत्तियां हो और कोई साधारण आदमी जिए लाइफ, तो विपरीत नहीं लगती दोनों बातें? बहुत सारी संपत्ति है तो लग्जरियस लाइफ जिएगा, उसे ऑर्डिनरी लाइफ जीने की क्या आवश्यकता है ना? विलास में रहेगा, विलासिता पूर्वक अपने जीवन का जो है वो निर्वाह करेगा, है ना? तो अब दोनों ही बातें एक दूसरे के विपरीत हैं। विलासिता भी है उसके पास खूब ढेर सारी, संपत्तियां भी हैं, चाहे तो विलासी जीवन जी सकता है लेकिन फिर भी वो साधारण लाइफ जी रहा है। अब देखिए जब भी हमने इसको समझाया तो मुंह से अपने आप निकल गया फिर भी, है ना, निकला। तो बस जान लो कंपाउंड सेंटेंस आपका बन गया। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेस। आपको कैसे पता सर ये हैड में बदल जाएगा? भैया हैविंग माने होना। अब हमें सब कुछ पता है कि अगला सेंटेंस, कल बात मैंने आपसे कही थी क्लास में, थोड़ा याद करो। अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। आपको पता चल रहा है कि अगला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, आप फटाक से वही सेंटेंस पीछे वाले में डाल देंगे। पीछे वाले में जो सेंटेंस है उसी में आप उसको बना लेंगे। कैसे? ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेस, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, येट फिर भी ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, वो साधारण जीवन जीता था। बन गया। बट से बना सकते हो, येट से बना सकते हो, स्टिल से बना सकते हो, हाउएवर से बना सकते हो, जिससे बनाना चाहो जो तुम्हें पसंद हो। अर्थ बदलना नहीं चाहिए, बस उतना ध्यान रखना। आगे देखो, ही हैड, पास्ट इंडेफिनिट में हैव चला गया और हैव, हैज़, हैव
सिंगुलर होती है फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म उसकी हैड चलती है। तो हैज़ हैव हैड और हैज़ हैड, ठीक इस तरीके से चलती है। तो हमने सेकंड बता दिया आपको, ही हैड अ लॉट ऑफ रिचेस, बहुत सारी संपत्तियां थी, येट फिर भी ही लिव्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ, तो कैसा जीवन जी रहा था, साधारण जीवन जी रहा था। क्लियर है सबको, यहाँ तक हमारा कंपाउंड क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, डेस्पाइट, अगला हमारा उदाहरण है डेस्पाइट हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के बावजूद डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के बावजूद, कॉमा लगाइए, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। विपरीत नहीं लग रही बातें? जीवन में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं ना कि व्यक्ति सोचता है कि इस पॉइंट पर हम जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं और सफल हो जाएंगे। बहुत सारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाथ से बातें निकल रही हैं। थोड़ा सा वहाँ पर स्टेबल होके, थोड़ा सा अपने मन में विचार करके फिर से उस जर्नी को शुरू करना चाहिए, है ना, इसी ध्यान रखिएगा। और जर्नी में हार जीत चलती रहती है, कभी हार है कभी जीत है, जीवन का आनंद इसी में। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जब हमारे बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी सक्सेसफुल नहीं होती तो कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार करने में टाइम तो लगता है। और सही बात है, बस इतना चाहते हैं कि जितने भी लोग शिक्षणम परिवार से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग आराम से जो है अपना भविष्य जो है अच्छे तरीके से बनाएं, और साधारण रूप से ही नहीं, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से सीख रहे हैं वो अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में कीजिए। और कभी कभी ऐसा हुआ कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि बहुत प्रयास के बाद भी अगर हमें नहीं वो चीज़ मिलती है तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना है, हमें फिर से मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम अपने उदाहरण पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ था, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के बावजूद, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स ही फेल्ड, अपने प्रयासों के बावजूद वह क्या हो गया, असफल हो गया। अब ये सिंपल सेंटेंस है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है, जो डिस्पाइट लिखा हुआ है ये प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। हिज एफर्ट्स, अपने प्रयासों के बावजूद, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स, डिस्पाइट ये क्या है, प्रेपोजिशन है। इसके बाद ही फेल्ड। अब हमें थोड़ा सा चेक करके, थोड़ा सा ध्यान देके चेक करना है क्या सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है। तो हाँ, आपको पता चला सर यहाँ पर फेल्ड लिखा हुआ, ये एक ही फाइनाइट वर्ब है। क्लियर। अब जब एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिस्पाइट यानी प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और एफर्ट्स तो उसके प्रयास हैं, छोड़ दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं। तो इसका हमें आंसर कैसे बनाना है, देखिएगा ध्यान से। प्रयासों के बावजूद वह असफल हो गया, इसका मतलब यह है कि उसने प्रयास किए लेकिन वह असफल हो गया, फिर भी वह असफल हो गया, जो भी आप बनाना चाहें। तो ही मेड एफर्ट्स, यानी उसने प्रयास किए। मेड जो है एफर्ट्स के लिए लगाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ही मेड एफर्ट्स बट, लेकिन ही फेल्ड, वह फेल हो गया। उसने प्रयास किए लेकिन वह फेल हो गया। अब देखिए इस चीज़ को हिंदी में बोलने में कितना सरल है, और बस इसी चीज़ को हमको कंपाउंड में जब हम बोलते हैं तो साधारण से हमारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बस यही चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही मेड एफर्ट्स। आप चाहे तो पहले वाले सेंटेंस में देखिए ध्यान से, यहाँ पर जहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर मेड नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है सबको, यहाँ पर मेड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम जब एफर्ट्स के लिए यूज़ करते हैं अपनी वर्ब को तो हम मेड लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो मेड है और ये जो फेल्ड है, पहले एक ही फाइनाइट वर्ब थी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक ही फाइनाइट वर्ब थी, और देखिए मेड और फेल्ड ये दोनों फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो गई। क्लियर है सबको? क्या आपको ये बातें क्लियर हो रही हैं अच्छे से कि नहीं हो रही हैं? ही मेड एफर्ट्स बट ही फेल्ड। अब देखिए उसने प्रयास किए लेकिन वह फेल हो गया। तो प्रयास करना और फेल होना दोनों अलग अलग वर्ब हो गई, दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। कितने लोगों को ये सारे उदाहरण अच्छे से समझ में आए? क्लियर है? अब हम इधर चलते हैं। डिस्पाइट हिज फॉल्ट, गलती होने के बावजूद, उसकी गलती होने के बावजूद, ही डिड नॉट एक्सेप्ट, उसने स्वीकार नहीं किया कि उसकी गलती है। सिंपल सेंटेंस है, चेक कर लो। डिस्पाइट प्रेपोजिशन लगा हुआ है, इसके बाद डिड, ये फाइनाइट वर्ब है, एफ वी का मतलब फाइनाइट वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये टेंस बता रही है। नेक्स्ट आगे देखो ध्यान से, एक्सेप्ट तो हमारी मेन वर्ब है। ये देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब और बाकी सारा सेंटेंस कॉमा से सेपरेट है। इस चीज़ को हम कह देते हैं सिंपल सेंटेंस। अब इसको हम बना रहे हैं, गलती, उसने गलती की लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। कितना आसान है, आप सोच के देखिए, अगर ये सेंटेंस आपके बोर्ड में आ जाते हैं तो कितना आसान है कि ये चीज़ें बन जाएं आपसे, और बन भी जाती हैं। थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। ही मेड अ फॉल्ट,
उसने एक गलती की लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, गलती का करना और स्वीकार करना दो फाइनाइट वर्ब हो गई, एक मेड की फाइनाइट वर्ब हो गई और एक डिड की फाइनाइट वर्ब हो गई। लो, काम हो गया। सिंपल से कंपाउंड बनाने में को बहुत आसान है ना। पता नहीं किस तरीके से लोग जो है आप कहेंगे नहीं, ठीक नहीं लगता। बाकी सारी चीज़ों में हमने देखा है कि बस एक ही दिन में वो हो जाओगे, एक ही दिन में टॉपर हो जाओगे, ये है वो है, इस चीज़ के बादशाह हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक चीज़ में बहुत ध्यान से, तल्लीनता से लगते हैं तो वो चीज़ अपने आप ईजी हो जाती है। और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स नहीं हो पाते तो वो क्या करते हैं, चलो कोई ऐसी चीज़ कोई बता दे जो सिंपल तरीके से बन जाए या कुछ भी है, तो कुछ नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा माइंड पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको कॉन्सेप्ट वाइज सीखते जाइए। ग्रामर में रूल्स नहीं रटे जाते। एग्जाम्पल जिसको पता है उसको रूल अपने आप आता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? अब ग्रामर के हम विद्यार्थी हैं, आप कह सकते हैं हम और आप दोनों लोग ग्रामर के विद्यार्थी हैं, तो एक इंसान कितना भी पढ़ लिख जाए उस विषय का जो है वो विद्यार्थी ही रहता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो विनम्रता होती है वो इस बात में होती है, वो खुद को विद्यार्थी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, मैं इस सब्जेक्ट का विद्यार्थी हूँ। तो ये दरअसल दिखाता है कि वो कितने विनम्र हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, है ना। जिस सब्जेक्ट के साथ वो पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के साथ वो कह रहे हैं कि मैंने ये सारा ज्ञान जो है टीचर्स को दिया, तो वो मन में कभी ना कभी विचार करते होंगे कि देखिए क्या हम इस सब्जेक्ट के साथ न्याय कर पाए कि नहीं कर पाए। जो चीज़ें हमने सीखी थी वो चीज़ हम अपने बच्चों को सिखा पाए कि नहीं सिखा पाए। कोई भी टीचर जो होता है या कोई भी जितना भी बड़ा से बड़ा प्रोफेसर या व्यक्ति हो, कितना भी ज्ञानी हो, कहने का मतलब ये होता है कि वो सारी चीज़ें अपने शोध के दम पर या अपनी चीज़ों की खोज के दम पर सीखता है और फिर अपने बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचाता है जो उसने सीखी होती है अपनी लाइफ से, अपने जीवन में जो भी उसने सीखा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म लेने लग जाए, उसने कहा कि भई हम शॉर्ट रास्ता बता रहे हैं, इस तरीके से काम कर लो तो हो जाएगा, ऐसा करने वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग यहाँ पर विद्वान हैं, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग विद्वान हो और इस बात को बहुत अच्छे जानते हो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब मेहनत तो है ही, करनी है, हर फील्ड में अब बंदा कर रहा है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने भी लोग यहाँ पर इस जीवन में हैं, संघर्ष अपने अपने फील्ड पे कर ही रहे हैं। स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ ब्रोकर और एक किसान जो खेती कर रहा है, दोनों ही लोग अपने अपने श्रम से ही इस देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, है ना। तो वो भी पवित्रता के साथ अपना काम कर रहा है, वो भी पवित्रता के साथ अपना काम कर रहा है। और दोनों ही लोगों के श्रम में अगर देखा जाए तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही मेहनत जो लोग कहते हैं कि नहीं यार शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा है, मानसिक फिर भी कम होती है, तो मैंने कहा कि स्टूडेंट लाइफ में आके देखो, फिर पता चल जाएगा कि मानसिक और शारीरिक मेहनत में क्या अंतर होता है ना। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हैं, है ना। हमने पहले बचपन में मानसिक मेहनत नहीं की तो हो सकता है हमें आगे शारीरिक मेहनत करनी पड़ जाए, है ना। इसीलिए और शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों चल रही है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सही रास्ते पे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलती है। अब देखिए इस आदमी को देखिए, ही मेड अ फॉल्ट, उसने गलती की लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। अब देखिए जैसे हमने लेकिन वाली बात निकली हमने धूमधाम से बट का यूज़ कर लिया, तो ही मेड अ फॉल्ट बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट। क्लियर है सबको? अब अगला देखिए, नेक्स्ट है एक नया शब्द मतलब आ गया है, वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब, और दोनों चीज़ें आपने किसकी सहायता से आपने जोड़ दी, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन की सहायता से। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा सा पीछे बैक में चलते हैं, मुझे ये बताइए यहाँ पर जो बट लगा हुआ है और यहाँ पर जो हाउएवर लगा हुआ है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, कोई बहुत बड़ी बात है, रॉकेट साइंस इसमें कुछ नहीं। आगे देखो नीचे, यहाँ पर आओ येट में, अब ये क्या है सर, ये भी एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट नीचे देखिए यहाँ पर बट एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, सर यहाँ पर बट लगा हुआ एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। जब हमें पता है कि बट येट स्टिल हाउएवर नेवरदलेस नॉनदलेस वेयर एज, ये सब क्या होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, तो इसमें कहने की क्या बात है। नेक्स्ट अगला देखिए उदाहरण ध्यान से, नॉट विद स्टैंडिंग मैनी फेलियर्स ही रिमेन्ड होपफुल। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब भी होता है के बावजूद, बहुत सारी असफलता के बावजूद ही रिमेन्ड होपफुल, वो अभी भी आशावान है, वो अभी भी आशापूर्ण है। अब देखिए यहाँ पर नॉट विद स्टैंडिंग प्रेपोजिशन है, यहाँ पर हमने इसको पी से दिखाया है। नॉट विद स्टैंडिंग बेटा एक प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है के बावजूद, मैनी फेलियर्स बहुत सारी असफलताओं के बावजूद, ही रिमेन्ड वो अभी भी है, क्या है, होपफुल आशापूर्ण है, आशावान है।
अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ नॉट विद स्टैंडिंग, ये प्रेपोजिशन हो गई। अब इसके बाद देखो ही रिमेंड, रिमेंड का मतलब क्या हो गया, वो अभी भी है। अब बताओ रिमेंड जो है वो फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है कि नहीं है? तो रिमेंड एक फाइनाइट वर्ब है, रिमेंड होपफुल। अब हम जान गए सिंपल में हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब है, बाकी हमारा प्रीपोजिशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब बना रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ही, पहले देखो ध्यान से, जब हम कह रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग मैनी फेलियर्स, बहुत सारी असफलताओं के बावजूद ही रिमेंड होपफुल, वो अभी भी क्या है, आशावान है, आशापूर्ण है, यानी अभी भी उसको होप है कि वो कुछ कर ले जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ही फेल्ड मैनी टाइम्स, वो बहुत बार असफल हुआ, नेवरदलेस। अब ये नेवरदलेस क्या बता रहा है, ध्यान सुनना। नॉट विद स्टैंडिंग एक प्रकार का नेगेटिव साउंड करता है, नेगेटिव बताता है कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जा रहा है। तो हम बट येट स्टिल हाउएवर से नेवरदलेस और नॉनदलेस पकड़ते हैं। ठीक, अब देखना ध्यान से, ही फेल्ड मैनी टाइम्स कहने का मतलब वो बहुत बार असफल हुआ, नेवरदलेस वही साउंड कर रहा है, फिर भी ही रिमेंड होपफुल, वो कैसा है, वो आशावान है या आशापूर्ण है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो फेल्ड है ये भी फाइनाइट वर्ब है, क्लियर है? पहले केवल एक फाइनाइट वर्ब थी, कहाँ पर, ये देखो रिमेंड, लेकिन नीचे वाले में देखिए फेल्ड भी फाइनाइट वर्ब हो गई, क्यों, टेंस बताने लगी। ही फेल्ड मैनी टाइम्स पास्ट इंडेफिनिट, नेवरदलेस ही रिमेंड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई, क्लियर। हमें नेगेटिव नॉट मिला ना, तो आप कहेंगे सर इसमें से आपने यूज़ क्यों नहीं किया, आपने यही क्यों उठाए? तो नेगेटिव में जब भी साउंड होता है तो हम क्या करते हैं, नेवरदलेस या नॉनदलेस का प्रयोग करते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या सभी में किया जाएगा? सर क्या सभी में कर सकते हैं? तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, सभी अगर बाई चांस नॉट विद स्टैंडिंग मिला तो आप यही दो कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका असली मतलब है के बावजूद, और इनका प्रयोग कहीं ना कहीं हम अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसी चीज़ से बंधे हुए हैं। ग्रामर की, व्याकरण की कोई सीमाएं नहीं होती, बस नियम होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, ही फेल्ड मैनी टाइम्स नेवरदलेस, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ये नीचे लिखा हुआ है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, क्यों, क्योंकि देखो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आ रहा है। नेक्स्ट ही रिमेंड है होपफुल, क्लियर है? तो एक ये फाइनाइट वर्ब, एक ये। अब जैसे आपने सिंपल को कंपाउंड चेंज किया, दो फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो गई, क्लियर है सबको? अब अगला देखिए ध्यान से, नीचे देखिएगा, एक आंसर और हमने दिया, कैसे, ही फेल्ड। अब देखो आप कहेंगे सर नेवरदलेस लगा लिया, क्या हम और कुछ यूज़ नहीं कर सकते? तो देखो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमने लिखा है ही फेल्ड मैनी टाइम्स, वो बहुत बार फेल हुआ, येट फिर भी, क्या हम फिर भी नहीं लगा सकते? जब सभी का मतलब फिर भी से ही है तो हम येट भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर भी ही रिमेंड होपफुल। अब देखिए ये फेल्ड एक फाइनाइट वर्ब हो गई और एक रिमेंड ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है, रिमेंड, ठीक है, रिमेंड फाइनाइट वर्ब हो गई, क्लियर है? तो हमारा ये भी सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, सही। अब हम लास्ट वाले में चलते हैं, नीचे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नॉट विद स्टैंडिंग मैनी हार्डशिप्स, बहुत सारी हार्डशिप्स यानी मुश्किलों के बावजूद, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद क्या लिखा हुआ है, ही बिकेम सक्सेसफुल, तो क्या हो गया, वो सक्सेसफुल हुआ यानी वो सफल हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नॉट विद स्टैंडिंग ये क्या है, प्रीपोजिशन, इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा से इसको सेपरेट कर रखा है, क्लियर, ही बिकेम सक्सेसफुल। आप थोड़ा बता सकते हो क्या नॉट विद स्टैंडिंग प्रीपोजिशन है ना? अब क्या ये फाइनाइट वर्ब है? नहीं है। मैनी फाइनाइट वर्ब नहीं है। हार्डशिप्स मुश्किलें नहीं, ये भी नहीं। तो फिर क्या है, ही तो सब्जेक्ट हो गया, सर बिकेम है, क्यों, टेंस बता रही है ना? सर बिकेम है, बिकेम टेंस बता रही है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सक्सेसफुल वो सफल हुआ, ये सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक फाइनाइट वर्ब बाकी प्रीपोजिशन, और एक ही फाइनाइट वर्ब मिली तो हम जानते हैं कि हमारा सेंटेंस ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिंपल है, क्लियर। पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि सिंपल क्या है, सिंपल पहचान लिया, अब कंपाउंड बनाइए। देखिए ध्यान से, दोनों चीज़ें आनी बहुत जरूरी है, गहराई से इस बात को समझिए। क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ ही। अब देखिए कहने का मतलब मुश्किलों का आदमी सामना करता है ना, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, ऊपर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, मुश्किल, बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद वह सफल हुआ, इसका मतलब उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया फिर भी वह सफल हुआ, क्लियर है। अब हम हाउएवर लगा लें, येट लगा लें, बट लगा लें आपके हिसाब से। तो ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स हाउएवर येट बट ही बिकेम सक्सेसफुल, ठीक है, उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आप सभी लोग जानते हैं मुश्किलों का सामना किया जाता है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कैसे, हार्डशिप्स आया तो आपने फेस्ड किया, और यहाँ पर एक शब्द आया था एफर्ट्स, तो आपने मेड किया, जबकि मेड ऊपर नहीं था। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, एफर्ट्स मेड किए जाते हैं और हार्डशिप्स फेस की जाती हैं। फेस करने का मतलब सामना करना उसका, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ही फेस्ड। अब देखिए कैसे सर आप जान जाते हैं कि हमें पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, मैंने कहा ना
जो कॉमा के बाद सेपरेट सेंटेंस है पहले उसका टेंस देखो, पता चला वो पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो पिछला सेंटेंस है उसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई कर देते हैं। तो ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, उसने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। हाउएवर, फिर भी, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो क्या हो गया, वो सफल हो गया। क्लियर है, वो सफल हो गया, ये हमारा सेंटेंस बनके कंपाउंड तैयार हो गया। क्लियर है। तो कितने लोगों को अभी जो हमने एडवर्सिटिव कंजंक्शन के बारे में विद एग्जांपल पढ़ा, कितने लोगों को समझ में आया? आया ना सभी को? तो अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो आप मुझसे फिर से कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर जैसा संभव होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको हमें अच्छे से समझना भी है, और जो भी चीज़ें बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी हमने कहा ना, पिछली क्लास में भी हमने आपसे कहा था, ऑनलाइन का जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक ही चीज़ को जब हम नहीं समझ पाते तो आप बार बार उसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका और हम लोगों का दोनों का समय बचता है, और जिससे हम जल्दी जल्दी अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ पे अटके रहने से कोई लाभ नहीं है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अल्टरनेटिव कंजंक्शन पर, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? चलिए देखते हैं फिर नया रूल, ठीक। नेक्स्ट रूल पर देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग आ चुके हैं अपने नए कंजंक्शन पर, जिसका नाम है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसको हम देखते हैं। तो अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है? वैकल्पिक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले वाला विरोधाभास था और अब हम चल रहे हैं किस पर? वैकल्पिक। वैकल्पिक यानी आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। ऑप्शन लिखे दे रहे हैं, आपके पास क्या होगा? ऑप्शन होगा कि आप कोई एक कार्य करेंगे, ठीक है। ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन के लिए आप जानते हैं या शब्द होता है, या तो ये दो चीज़ें हैं, दो, एक ग्लास है, एक जो है बाई चांस प्लास्टिक है, आप क्या चुनना चाहते हैं? ग्लास और प्लास्टिक, तो और लगाते हैं या के लिए, तो और है, अदरवाइज अन्यथा, और एल्स का मतलब भी अन्यथा होता है, आइदर और, या तो ये या तो यह, और ना तो, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वह, ठीक है। इस तरीके से हम जानते हैं कि हम अपने कंजंक्शन को किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब हो गया वैकल्पिक, ठीक है। ऑप्शंस जिसमें मिले, हमें विकल्प मिले। तो और का मतलब या, अदरवाइज अन्यथा, और एल्स अन्यथा, आइदर और या तो ये, और नाइदर नॉर का मतलब ना तो ये ना तो वह, ठीक। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल सेंटेंस, वही अपनी पुरानी थ्योरी कि सर फाइनाइट वर्ब जो होगी वो एक मिलेगी, और बाकी सेंटेंस में जो भी दिया होगा उसको हम देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है, यू कैन नॉट गो इनसाइड, तुम अंदर नहीं जा सकते, विदाउट माई परमिशन, मेरी बिना आज्ञा के, यानी मेरी बिना आज्ञा के तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सिंपल सेंटेंस कैसे पता चला? सर कैन नॉट ये एक ही फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? यू कैन नॉट गो इनसाइड विदाउट माई परमिशन, मेरी आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो विकल्प हैं, या तो तुम्हें मेरी आज्ञा मिले या तो तुम अंदर जाओ, ठीक। इस तरीके से, तो पहली चीज़ है कि तुम्हें मेरी आज्ञा मिलनी ही चाहिए, अन्यथा तुम अंदर नहीं जा सकते। यही तो भाई ऑप्शन में आप क्या कह रहे हैं? आज्ञा लेकर अंदर जा सकते हो, मेरी आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। तो मेरी आज्ञा लीजिए, अन्यथा आप अंदर नहीं आ सकते। अन्यथा वाला शब्द निकल रहा ना, या तो अब देखिए या है, अन्यथा है, ये तो आपको अपने विवेक से सोचना ही पड़ेगा, अपने बुद्धि से सोचना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, यू मस्ट हैव माई परमिशन, यानी आपके पास मेरी आज्ञा होनी ही चाहिए, आवश्यक है, मेरी आज्ञा आवश्यक है। अब यहाँ जो हैव है, ये हैव कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हैव दिखा रहा है टेंस कौन सा है, इसलिए यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब ये हो गई, यानी यू मस्ट हैव माई परमिशन, मेरी आज्ञा आवश्यक है। और अब यहाँ पर जो और है, इसके स्थान पर हम अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं, या और का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने लिखा अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। और क्या है? एक अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? एसी लिख सकते हैं। एसी माने अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक। एसी पहले वाले को भी लिख रहे थे, एडवर्सिटिव कंजंक्शन को, तो इसको हम एएलसी लिख दें, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना रहे। एएलसी माने अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है, वैकल्पिक। अब आगे देखिएगा ध्यान से, यू मस्ट हैव माई परमिशन, ठीक है, या तो तुम्हें मेरी आज्ञा आवश्यक है, या यू कैन नॉट गो इनसाइड, तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या सर हम और की जगह पर अदरवाइज लगा लें तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गलत होगा, ठीक, बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस का सेंस कह रहा है अन्यथा, ठीक है। यू मस्ट हैव माई परमिशन, तुम्हें मेरी आज्ञा आवश्यक है, अन्यथा तुम अंदर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो इनसाइड। अब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिंपल में एक फाइनाइट वर्ब थी, हमने कंपाउंड सेंटेंस आराम से बना लिया, कोई हमें वो एफर्ट नहीं डालने पड़े। देखिए यहाँ पर है फाइनाइट वर्ब एक, और यहाँ पर कैन नॉट फाइनाइट वर्ब नंबर 2। तो देखिए हमने कहा ना, सेंटेंस एक था, एक फाइनाइट वर्ब थी, सिंपल बन गया।
कंपाउंड बनाया तो अपने आप जो मेन वर्ब्स थी वो किस में चेंज हो गई, 2 फाइनाइट वर्ब में चेंज हो गई। क्लियर है सबको? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, यू मस्ट हैव माई परमिशन और या अदरवाइज दोनों में से कोई एक चीज़ लगा लीजिए, यू कैन नॉट गो इनसाइड, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन के रेडी हो गया। ठीक, अगला एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं जल्दी से। यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, यानी बिना कठिन परिश्रम किए तुम सक्सीड यानी क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। सफल नहीं, देखिए 3 फॉर्म होती है, हम आपको बताया दे रहे हैं यहाँ पर छोटा सा, आप अगर यहाँ पर जगह है तो हम आपको यहाँ पर छोटा सा बताया दे रहे हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, एक होता है सक्सीड, ठीक है, एक होता है सक्सेस और एक होता है सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सीड क्या है, वर्ब है। ठीक है, सक्सेस क्या है, नाउन, और सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव। सर तीनों के मतलब अलग होते हैं? हाँ, तीनों के मतलब अलग होते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ठीक। सक्सेस का मतलब होता है सफल, ठीक, या सफलता, सॉरी, ठीक है, सफलता। अब जब ये चीज़ बन जाती है या कही जाती है तो इसको हम जब अपने नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं तो दोनों ही भाषाओं का जब हम एक एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें बच्चे, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, बच्चे अक्सर जो है इस बात की दुविधा में रहते हैं कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। सक्सीड और सक्सेस और सक्सेसफुल, तो दोनों ही मैंने बातें आपको बताई। सफल होना इसको सक्सीड कहेंगे जो कि एक वर्ब है, सफलता ये नाउन है जिसको हम सक्सेस कहेंगे, और सक्सेसफुल का मतलब होता है केवल सफल। ठीक है, सफल, वो एक सफल व्यापारी है। ठीक है, तो वो ही इज़ अ सक्सेसफुल मैन या बिजनेसमैन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, व्यापारी बोला ना तो बिजनेसमैन, तो ध्यान से सुनिएगा, ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये क्या है, सफल व्यापारी है, वह एक सफल छात्र है। ही इज़ अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, साथ में सेंटेंस में आ गया था तो मैंने सोचा कि आपको आवश्यक है बताना। सक्सीड एक वर्ब है, इसका मतलब है सफल होना। सक्सेस एक नाउन है, इसका मतलब होता है सफलता। और सक्सेसफुल एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है सफल। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर अगर आपको नहीं पता था पहले से। यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड, आप बिना कठिन परिश्रम किए सफल नहीं हो सकते। आप देखना ध्यान, सफल नहीं होना, अब देखिए सफल होना तो सफल नहीं होना, नहीं हो सकते तो कैन नॉट लगा हुआ है। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब, कैसे पता चली सर, कैन नॉट से पता चल गया। और जो वर्किंग हार्ड है, यह जेरेंड है, कैसे, कठिन परिश्रम। ठीक है, ये जब नाउन का काम कर रहा है, किसी नाउन का काम जब भी आईएनजी फॉर्म करती हैं तो हम उसे जेरेंड कहते हैं। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, क्यों, फाइनाइट वर्ब एक है। क्लियर? अब इसका जब हम कंपाउंड बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत जल्दबाजी नहीं है, धैर्यपूर्वक, परेशान नहीं होना है। माथे पे शिकन आ जाती है बहुत लोगों के कि देखें ये कैसे सर कर रहे हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं करना है, बहुत आराम से समझो। यू कैन नॉट सक्सीड विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो विदाउट यानी कठिन, बिना कठिन परिश्रम किए हम सफल नहीं हो सकते। अब देखिए, या तो आप बहुत, आपके लिए कठिन परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो गई, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते, है ना। तो देखिए कैसे हमने बना लिया, और भी लगा सकते हैं, अदरवाइज लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम आवश्यक है, अदरवाइज अन्यथा यू कैन नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर देखिए, ये भी मस्ट और यहाँ कैन नॉट, पहले एक फाइनाइट वर्ब थी, बहुत ध्यान से, और यहाँ पर अब 2 फाइनाइट वर्ब का रूप आ गया है, ले लिया गया है। तो कितने बच्चों को बात समझ में आ रही, क्लियर है सबको? यहाँ तक की बात आप लोगों ने समझी। ठीक है, समझना ध्यान से, यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सीड, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए, एक ही फाइनाइट वर्ब थी पहले वाले सेंटेंस में, यानी ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, और जैसे सेकंड 2 फाइनाइट वर्ब बदल गई और बीच में आपने क्या लगा दिया, ALC। ALC माने अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ठीक, अल्टरनेटिव कंजंक्शन जो चल रहा है वैकल्पिक वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले रूल पर, सॉरी एग्जाम्पल पर, देखिएगा ध्यान से। यू मस्ट स्टडी टू गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य ही कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब चाहिए का अर्थ शुड में निकलता है, मस्ट में आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यू मस्ट स्टडी टू गेट गुड मार्क्स, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अच्छा, एक चीज़ याद है, हमने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब में चाहे जेरेंड मिले, चाहे इन्फिनेटिव मिले, और चाहे पार्टिसिपल मिले, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है ना। सिंपल सेंटेंस को इसी तरीके से फॉर्म करते थे, थोड़ा याद कीजिए। सिंपल सेंटेंस है तो पार्टिसिपल, जेरेंड या क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड या पार्टिसिपल, इन 2 ही 3 चीज़ों का काम चलता था। अच्छा, अगर बात की जाए इन्फिनेटिव
वाले पार्ट की, तो आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव दोनों चीज़ें मैंने बताई थी। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जब भी आपको विदाउट टू, मतलब टू ना लगा हो, ठीक है, प्रेपोजिशन टू ना लगी हो, और ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रेपोजिशन टू ना लगी हो और ऐसे ही आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते थे, बेयर इन्फिनेटिव। और जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते थे, तो उसे हम कहते थे टू इन्फिनेटिव। अब ध्यान सुनिएगा, क्या सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ सकता है, तो आप कहेंगे यस सर बिल्कुल आ सकता है, धूम धड़ाके से आ सकता है, धूमधाम से आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि भैया पार्टिसिपल पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, ये तो सिंपल की पहचान ही है, क्योंकि इसी से बनाते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हैं ये तीनों। अब ध्यान देना यहाँ पे यू और यहाँ पर मस्ट फाइनाइट वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब मिली। यहाँ पर तनिक ध्यान दो, स्टडी फर्स्ट फॉर्म ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, ऐसे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेयर और नीचे लिखा हुआ है इन्फिनेटिव। आप सभी लोगों को पता है, सभी बच्चे अच्छे हैं, विद्वान हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपने पहले जितनी भी क्लासेस मैंने की हैं सिंथेसिस में, आप तुरंत इस 11वें पार्ट पे नहीं आए होंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया होगा, तब आज आप 11वां पार्ट देख रहे हैं। तो जितनी भी पिछली वीडियोस और क्लासेस पढ़ी हुई हैं उनको बहुत ध्यान से अच्छे से देखिए, और उसके बाद आप यहाँ आइए। मैं हर वीडियो में, इस हर क्लास में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिछला जो भी क्लास हुआ है, पिछली जो भी क्लास हुई है, उनको आप देख कर तल्लीनता से, आराम से अपनी टेबल कुर्सी सजाकर बढ़िया कॉपी किताब लेके, कॉपी पेन लेके बैठिए। उसके बाद आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो एक एक चीज़ आप नोट करते चले जाएंगे, और जब वो चीज़ें आपके अध्ययन में रहती है तो आपको हर एक चीज़ समझ में आती है। इसीलिए मैं विद्यार्थियों की सुविधा के लिए क्या करता हूँ कि बाकी सारी चीज़ें पहले से नोट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का समय भी बचे, और आप लोगों को जो भी एक एक चीज़ है, जो बच्चों की तरह की ये बेयर इन्फिनेटिव है, ये टू इन्फिनेटिव है, इस तरीके से मैंने हर चीज़ नोट करके रखी है, ताकि आपको पता चले कहाँ पर क्या मतलब सिखाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आप क्लास ख़त्म होने के बाद भी आराम से जो है वीडियो पॉज करके आराम से हर चीज़ नोट कर सकें, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए, और ताकि जब आप रिवीजन करेंगे ना इन्हीं नोट्स का, तो आपको बहुत मदद मिलेगी, बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे क्या है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आराम से उन्होंने कॉपी पेन रखा है, आराम से चाय भी पी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं, शिक्षण में ज़ोर से पढ़ भी रहे हैं, और समझ में आ रहा है, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद भूल गए कि सर ने क्या समझाया था। तो कंटिन्यूअस जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप से जितना आप पहले से प्रिपेयर होकर बैठ जाइए ना, जब आपको स्टडी करनी है, इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, सिंथेसिस का टॉपिक पढ़ना ही है, तो सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ अच्छे से, कि हाँ सर अब बैठे हैं आराम से, अब खाना पीना सब कुछ हो गया है, उसके बाद आराम से जब भी हम बैठेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मूवी नहीं चल रही है ना, आप पढ़ रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ जो भी उस पार मेरे विद्यार्थी और मेरे साथी और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले से जानते हैं, और सभी लोग जब अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल डिसिप्लिन का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। तो ऐसा सोच कर मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छे से इसको सीखिए। अब देखिए स्टडी क्या है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव है। क्यों? क्योंकि सर विदाउट टू है, टू होता तो ये टू इन्फिनेटिव होता। अब जैसे ही आपने स्टडी को बेयर इन्फिनेटिव कहा, आगे थोड़ी सी बारीक चीज़ें, सर ये जो टू गेट है, अब तो देखिए टू और प्लस गेट फर्स्ट फॉर्म, तो टू और गेट ये दोनों एक साथ आई तो ये क्या हो गई, टू इन्फिनेटिव हो गई। क्लियर है? आपको बताया था ना, जब भी टू के साथ क्या मिले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम क्या कहते हैं, टू इन्फिनेटिव कहते हैं। और आगे तो गुड मैक्स लिखा हुआ है, वो तो ऑब्जेक्ट है हमारा, हम सब जानते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या हमारे ऊपर वाले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक ही रही? हाँ रही सर। क्या हमें सिंपल सेंटेंस में जो पहचान है हमारी पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव की, क्या वो उनमें से कोई एक व्यक्ति हमें मिला? हाँ मिला सर, बेयर इन्फिनेटिव भी मिला और टू भी मिला। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को अपना पहचान गए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें पहचानना आता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आप बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यार ये पहले ये समझें कि सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है, फिर उसके बाद हम कन्वर्ट कर पाएंगे ना। सामने दिया तो है कि कंपाउंड चेंज कीजिए, कॉम्प्लेक्स चेंज कीजिए, पहले हम पहचान लें। यही बहुत सारे विद्यार्थी जो है, जो अध्ययन अपना गहराई से नहीं करते हैं, उनके लिए यही जो है थोड़ा सा वो हो जाता है कि पहचान ही नहीं पा रहे सेंटेंस कौन सा है। तो थोड़ा सा आप जो है इस पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। देखिए यू मस्ट, अब मस्ट क्या है, हमें टेंस बता रहा है, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब हो गई। अब स्टडी क्या है सर, ये बी आई आपने लिखा है, बी आई माने बेयर इन्फिनेटिव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टडी में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बी और आई, बी आई का मतलब यहाँ पे क्या है, बेयर इन्फिनेटिव से है। और देखिए हमने इसको कैसे जोड़ा है, तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन ली है हमने, और एल्स, ठीक है, ये भी अन्यथा का काम करती है, और एल्स एक साथ लिखा जाता है, और ये किसका काम करता है, अन्यथा। ध्यान सुन लीजिए, अन्यथा। यू मस्ट स्टडी, आवश्यक है अध्ययन, ठीक है, तुम अवश्य अध्ययन करो।
अन्यथा और एल्स यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स, तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो विल है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, बताओ। विल से फ्यूचर इंडेफिनिट पता चला कि नहीं, और मस्ट ये भी फाइनाइट वर्ब है। तो बताइए पहली फाइनाइट वर्ब, दूसरी फाइनाइट वर्ब। अब देखिए कंपाउंड जैसे ही चेंज किया आपने तुरंत दो फाइनाइट वर्ब अपनी प्राप्त कर ली, है ना। और बीच में और एल्स से अपना कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया था, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, उसकी सहायता से आपने अपने सेंटेंस को बना दिया, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। कितने लोगों को बात समझ में आई, और ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन के रेडी हो गया। क्लियर है सबको, बहुत आराम से, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत जल्दबाजी नहीं है, एक एक स्लाइड, एक एक सेंटेंस को आपने समझा, एक एक एग्जाम्पल आपने समझा। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वी मस्ट रीड दिस बुक, वी मस्ट रीड दिस बुक टू आंसर द क्वेश्चन। कहने का मतलब है हमें अवश्य ही इस किताब को पढ़ना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आपको पता है ना कि जब भी हमें इन्फिनिटिव मिलता है तो हम तीन चीज़ें, ना, नी, ने और के लिए, इनका प्रयोग करते थे। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, मैंने चीज़ें बताई भी हैं आपको। अब देखिए वी मस्ट, अब ये मस्ट क्या है, एक फाइनाइट वर्ब। रीड देखिए, जब भी विदाउट टू आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो आप उसको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक, अब लिखा हुआ वी मस्ट रीड दिस बुक, इसके बाद टू आंसर। अब देखिए टू आंसर मिला, टू आंसर, आंसर उत्तर देना। अब पहली मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ लगा हुआ टू, तो ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव। तो टू इन्फिनिटिव हो गया, बेयर इन्फिनिटिव यानी बेयर इन्फिनिटिव ये हो गया, और दूसरा है टू इन्फिनिटिव द क्वेश्चन। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आई। तो वी मस्ट रीड दिस बुक टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमें पता चल गया कि सर हमारा सिंपल सेंटेंस भी रेडी है। कहने का मतलब ये सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है, हाँ सर एक फाइनाइट वर्ब है, और देखो क्या हमारे पास इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल या जीरेंड में से कोई एक साथ दे रहा है हमारा, तो हाँ दे रहा है, देखो कौन, बेयर इन्फिनिटिव भी है और टू इन्फिनिटिव भी है, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटिव केस है। अब हम क्या कहेंगे, वी मस्ट रीड दिस बुक टू आंसर द क्वेश्चन, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। और जैसे हमने सिंपल सेंटेंस अपना निकाल लिया, बना लिया, तो हम तुरंत इसका कंपाउंड चेंज करेंगे। कंपाउंड जैसे चेंज करेंगे क्या होगा सर, जो हमारी मेन वर्ब है वो दो में विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से अच्छे से, वी मस्ट, अब देखिए पहली फाइनाइट वर्ब, पहली विजय हमें हासिल हो गई। और एल्स का तो मतलब आपको पता ही है, अन्यथा, और एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कैसे हमने जोड़ा इसको, वी मस्ट रीड दिस बुक, हमें अवश्य इस किताब को पढ़ना है। अब देखो ध्यान से, ये देखो इधर बी आई यानी बेयर इन्फिनिटिव, जैसा हमें पता है ना, रीड क्या है, बेयर इन्फिनिटिव। विदाउट टू के जब भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी वो क्या कहलाएगी, बेयर इन्फिनिटिव, और जब टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे, टू इन्फिनिटिव। अब देखो ध्यान से, वी मस्ट रीड दिस बुक, हमें इस किताब को अवश्य पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, मस्ट लगा, फाइनाइट वर्ब हो गई, और एल्स अन्यथा वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए ये जो कैन नॉट है, क्या वह फाइनाइट वर्ब नहीं है, बिल्कुल है, सेंटेंस बता रही है। अब देखिए पहले सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब, और जब कंपाउंड बनाया गया तो मस्ट और कैन नॉट दोनों फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर है सबको, अब ये चीज़ ध्यान रखना, आंसर द क्वेश्चन। कितने लोगों को बात समझ में आई, क्लियर है। तो बस वी कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन कहने का मतलब हमें इस किताब को अवश्य पढ़ना है, अन्यथा हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकेंगे। क्लियर है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, सही है। अब हमारा एक एग्जाम्पल और बचा, उसको देख लेते हैं ध्यान से। दे मस्ट प्ले द मैच, ठीक है। अब यहाँ पर जो मस्ट है वो क्या टेंस बता रहा है, ठीक है, फाइनाइट वर्ब हो गई है, ठीक है। प्ले द मैच, प्ले ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव क्यों, क्योंकि सर विदाउट टू के अगर फर्स्ट फॉर्म मिलती है उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। द मैच ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू विन, जीतने के लिए, जीतने के लिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विन, वॉन, वॉन है ना, विन माने जीतना, वॉन सेकंड फॉर्म, और थर्ड भी वॉन है, तो टू विन। अब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टू इन्फिनिटिव हम मिल गया। क्लियर है, और आगे क्या लिखा है, द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ट्रस्ट माने विश्वास, इंडिया, अर्थात वे मैच अवश्य खेलें। कहने का मतलब दे मस्ट प्ले द मैच, ठीक है, दे मस्ट प्ले द मैच, उन्हें अवश्य मैच खेलना है, उन्हें अवश्य मैच खेलना है, क्या करने के लिए, भारत का भरोसा या विश्वास जीतने के लिए, उन्हें अवश्य मैच खेलना है, ठीक है, क्या करने के लिए, भारत का भरोसा जीतने के लिए, भारत का भरोसा या विश्वास जीतने के लिए, यानी भारत का विश्वास या भरोसा जीतने के लिए उन्हें मैच अवश्य खेलना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मस्ट हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक, प्ले हो गया हमारा बेयर इन्फिनिटिव, टू विन हो गया हमारा टू इन्फिनिटिव, द ट्रस्ट ऑफ इंडिया वो तो हमारा ही। अब देखिए ध्यान से, क्या ये सिंपल सेंटेंस है, सर सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान फाइनाइट वर्ब एक होगी, और दूसरी चीज़ होगी कि पार्टिसिपल, जेरेंड या इन्फिनिटिव में से कोई एक भाई साहब हमें मिलेंगे, वो हमें मिल भी गए। अब हम अपने सेंटेंस को जब फॉर्म करेंगे तो बच्चों क्या होगा, सेंटेंस जैसे ही बदलेगा, यानी सेंटेंस जब भी फॉर्म होगा तो क्या होगा अचानक, सर
मेन वर्ब जो हैं वो 2 में विभाजित हो जाएंगी। और जैसे 2 मेन वर्ब हुई, अलग अलग टेंस बताएंगी, 2 फाइनाइट वर्ब वो बदल जाएंगी और बीच में कोई कंजंक्शन अर्थात हम अपने अल्टरनेटिव कंजंक्शन से उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ। तो हमने क्या किया, देखिएगा ध्यान से, अगर हम ये कह दें कि उन्हें मैच अवश्य खेलना है अन्यथा वे इंडिया का जो भरोसा है या ट्रस्ट है वो जीत नहीं पाएंगे, तो ये बात सही है कि गलत है? या जीत नहीं सकेंगे तो ये बात सही है या गलत है? तो क्या हम इसे अन्यथा से जोड़ सकते हैं? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल, चाहे आप अदरवाइज ले लीजिए, चाहे आप और एल्स ले लीजिए। तो हमने अपने वही कंटिन्यू किया, पिछला वाला कंजंक्शन, दे मस्ट प्ले द मैच, उन्हें मैच अवश्य खेलना है, और एल्स अन्यथा दे कैन नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वे भारत का भरोसा नहीं जीत सकेंगे। ठीक, ये चीज़ सकेंगे, याद रखिएगा, दे कैन नॉट विन द ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा कंपाउंड हो गया। तो कहने का मतलब ये कि अल्टरनेटिव, देखिए अगर हम आपसे पूछें तो फिर से प्रीवियस पर चलते हैं, क्या कहा जा रहा है, ये और हो गया या अदरवाइज हो गया, ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। इस तरीके से ये भी अदरवाइज हो गया, नीचे और एल्स हो गया, यहाँ पर और एल्स हो गया, और यहाँ पर भी कहाँ गया, और एल्स हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो हमें अल्टरनेटिव कंजंक्शन की सहायता से अपने सिंपल को कंपाउंड बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो आशा है मुझे कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और एडवर्सिटिव और अल्टरनेटिव की जो आज क्लास हुई है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगी, तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, और हमारा लास्ट कंजंक्शन बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन, वो भी आपकी सिंथेसिस की जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें पार्ट नंबर 1, 2 यानी 12 में हम आपको बताएंगे कि क्या होता है इलेटिव कंजंक्शन, और उसके बाद जो है जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सिंपल टू कंपाउंड का, उसमें जो भी अन्य रूल हैं उसके बारे में भी बात होगी। तो एक एक चीज़ को आपने समझा, एडवर्सिटिव की कंजंक्शन की भी बात आपने समझी और अल्टरनेटिव की भी समझी, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को जो नॉलेज आप लोगों को पहले से है उसको मैंने थोड़ा सा रिपीट करा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पहले से पता भी होंगी, इन सबको हमने रिपीट करा दिया ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आपको सिंथेसिस बनाने में कहीं ना कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अब ये सारी जो चीज़ें हुई तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई कि जो और एल्स है या किसी भी प्रकार का अल्टरनेटिव कंजंक्शन है वो क्या यूज़ करता है, वो अपने साथ जो 2 सेंटेंस होते हैं सिंपल में हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब एक है, उसके बाद हमें पार्टिसिपल जेरेंट या इन्फिनेटिव में से कोई चीज़ें मिली और हमने उसको कंपाउंड जब बनाया तो हमारी फाइनाइट वर्ब 2 हो गई, ठीक है। एक इधर कहने का मतलब जहाँ कंजंक्शन जुड़ा है तो फर्स्ट सेंटेंस में और दूसरी सेकंड सेंटेंस में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज सीखी हैं, आशा करता हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ें अच्छे से सीख कर उसके नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और आने वाले समय में जो बोर्ड परीक्षाएं हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हैं उनमें भी आपको इसको करने में सफलता मिलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ एक चीज़ और कि अच्छा सा अध्ययन हमारी सफलता के लिए ज़रूरी होता है, इसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले भविष्य की और आपकी परीक्षाओं की भी। इंग्लिश का पेपर जो है आप लोगों के लिए जब सिंथेसिस का क्वेश्चन आए तो जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो ज़रूर आपको शिक्षण में वर्ष की जो क्लासेस हैं वो याद आएँ कि हाँ सर ने बताया था और हम इस चीज़ को अच्छे से बना ले गए। तो बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत आसानी से, बहुत माइंड को फ्री करके, कहने का मतलब बहुत अच्छे से, बिना किसी चिंता के, बिना किसी संकोच के अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना अध्ययन रखना है। और जब हमारा बार-बार हम इस बात को कहते हैं, जब हमारा अध्ययन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारे सफलता जो है वो भी शानदार होगी। तो उस बात में घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कोशिश करनी है, अपनी तरफ से अपना बेस्ट देना है, फिर बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। अच्छा रिजल्ट अगर हमने मेहनत की होगी तो निश्चित रूप से हमें अच्छा परिणाम भी मिलेगा। तो बिल्कुल जो है सब कुछ ईश्वर पर जो है रख के और अपनी मेहनत पर बस जोर आपका है, फल पर आपका हाथ नहीं है ना। परिणाम जो भी हो, ईश्वर जो भी देना चाहें वो करेंगे, लेकिन हाँ, कर्म पर हमारा अधिकार है और कर्म सबसे ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छा, अगर कॉन्फिडेंस में ये बात कही जाए कि एक संस्कृत में एक छोटा सा वर्स है, श्लोक है, छोटा सा वर्स है, उसमें एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि कृते में दक्षिणे हस्ते जयो वे सब व्याहिते। इसका मतलब ये है कि अगर कार्य मेरे दाहिने हाथ में है, कहने का मतलब कार्य मेरे दाहिने हाथ में है तो निश्चित रूप से सफलता मेरे बाएं हाथ में आ ही जाएगी। इस कॉन्फिडेंस से भी हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब इसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। संस्कृत का ये जो वर्ष है सिखाता है कि अगर हम अच्छे से अपने कार्य को करते हैं, कार्य हमारे अगर दाहिने हाथ में है तो निश्चित रूप से सफलता हमारे बाएं हाथ में होगी। इसका मतलब ये कि अगर हम अच्छा सा अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अब इस बात के बहुत चांसेस हैं कि हम आने वाले समय में सफल होने वाले हैं, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। समय भी काफ़ी हो रहा है, तो हम अगले सेगमेंट में जो है इलेक्टिव कंजन को कंटिन्यू करते हुए आगे सीरीज़ को बढ़ाते हैं। तब तक इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप आज्ञा दीजिए, ताकि हम अगले क्लास में आपसे